जी, क्या हाल चाल है? कहाँ चले गए थे? धनतेरस का खरीदी करने चले गए थे क्या? हेलो स्वाति। और बताइए, खरीदारी हो गई कि नहीं? हाँ सर, क्लास ले रहे थे, मैथ वाले सर एक्चुअली क्लास ले रहे थे 11th वालों का शायद, इसलिए मैं वेट कर रहा था। उन्होंने अभी क्लास ख़त्म ही किया, फिर मैंने क्लास स्टार्ट किया। चलिए, आज हम लोग का इसका भी जो सब भी छोटा मोटा बचा हुआ है वो सब खत्म ही करने वाला हूँ। आप लोग को मैंने अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव निकालना सिखा दिया था ना? ये बताइए, पिछले क्लास में अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव हमने करना सीख लिया था कि नहीं? अक्षीय बिंदु का विद्युत विभव हो गया या बचा हुआ है? जल्दी बताइए। हो गया। कितना आया था फॉर्मूला बताओ देख के। याद किए फॉर्मूला? याद किए तो खुद अपने मन से बताइए, नहीं याद किए तो फॉर्मूला देख के बताइए। क्या था अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला? द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव कितना था? केपी बाई, याद है कि भूल गए? देखिए एक बार। केपी बाई डी स्क्वायर था ना? हाँ जी, केपी बाई डी स्क्वायर था। और अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 2 kp बाई डी क्यू। ये सब याद रखना है। चलिए थोड़ा रफ्तार में करते हैं, आज जल्दी से इसको खत्म करते हैं क्योंकि बस अब आखिरी पड़ाव पे ही है। आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है, ये अक्षीय तो हमने कर लिया था। आज जो हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है देख लीजिए। निरक्षीय बिंदु पर, अक्षीय वाला आपने किया था, निरक्षीय वाला बचा हुआ है। तो निरक्षीय वाला जैसे आपने विद्युत क्षेत्र को पढ़ा था बिल्कुल उसी के तरीके से पढ़ना है। याद है निरक्षीय? द्विध्रुव पर जो लंबवत लेते हैं हम दूरी, उसके केंद्र से या उसके मध्य बिंदु से, वही होता है निरक्षीय बिंदु, है ना? तो निरक्षीय स्थिति में, कोई भी निरक्षीय स्थिति में बिंदु रखा हुआ है, मतलब बिंदु दिया हुआ है, उस पर आपको निकालना है विद्युत विभव। ओके, चलो सबसे पहले द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव। द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर क्या निकालना है? विद्युत विभव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वही लैंग्वेज तो आप खुद से लिख लोगे ना, लिखा हुआ है। माना कि विद्युत द्विध्रुव दो आवेश माइनस क्यू एवं क्यू से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है तथा द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर q2l है। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से d दूरी पर उसकी निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत विभव होगा। इतना लिख के, और सबसे पहले एकदम आपको प्यारा सा बना देना है फोटो। यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ये उसका मध्य बिंदु, इधर की दूरी L, इधर की दूरी L, और इससे एक लंबवत दूरी लेंगे जहां पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु होगा P और ये दूरी होगा D। क्या ये सारी बातें आपने पहले भी कर लिया हुआ है? आंसर है यस। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद यहां से हम निकालेंगे यहां तक की दूरी, मान लेते हैं R। कितना होगा ये R? तो इस R का वैल्यू बेटा मैं यहां लिख रहा हूं। क्या ये R कोई आपसे पूछे तो लिख सकते हो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाँ या ना? अगर इधर की दूरी R है तो मुझे बताइए क्या इधर की भी दूरी R होगी? यस और नो? ये भी R होगी, सेम होगा बिल्कुल। आंसर है हाँ। अब क्या करेंगे? अब माइनस क्यू के कारण लिखेंगे विद्युत विभव और प्लस क्यू के कारण लिखेंगे विद्युत विभव का फॉर्मूला। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या निकालेंगे? विद्युत विभव। तो बताइए इसका V1 बराबर क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है विद्युत विभव का फॉर्मूला? के क्यू बाई आर। तो यहां हो जाएगा K, कौन सा आवेश है? माइनस क्यू, दूरी कितनी है? R, R मतलब कितना? रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी माइनस के क्यू बाई रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या ये आप लिख सकते हैं?
अक्षीय में दूरी था एक d प्लस एल एक d माइनस एल, लेकिन जब आप निरक्षीय निकालते हैं तो निरक्षीय में क्या होता है, r दूरी, r कितनी, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसी प्रकार से अगला हम लोग लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। ओहो, ये कितना होगा सर, इसको मानेंगे V2, ये भी होगा के क्यू बाई आर, और इसका भी फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मेरे बच्चों हाँ या ना, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी जल्दी बताओ। विभव का सीधा फॉर्मूला लगा देना है, और याद रखना विभव में कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए यहां पर दिशा का भी कोई लफड़ा नहीं है, कोई दिशा नहीं, क्योंकि अदिश राशि है। विभव क्या है, विद्युत विभव, वोल्टेज, तो इसमें कोई दिशा का लफड़ा नहीं है क्योंकि ये एक प्रकार का ऊर्जा है, तो यहां पर हमें दिशा से कोई मतलब है ही नहीं। बल जो होती है उससे विद्युत क्षेत्र बना है, तो उसमें दिशा है क्योंकि बल में होती है। विद्युत विभव विद्युत ऊर्जा का ही रूप है, तो उसमें कोई ऊर्जा में दिशा नहीं होती, इसलिए विद्युत विभव में भी दिशा नहीं होती। दिशा नहीं होती है तो यहाँ पर अदिश राशि है ये, तो इसमें हम लोग आवेश का चिन्ह लेते हैं। जहां पर बल होती है, दिशा होती है, वहां आवेश का चिन्ह नहीं लेते हैं। अब ये दोनों निकल गया। अब क्या निकालना है भैया, अब निकालना है कुल विभव, यस और नो। तो यहां पर लिखता हूं परिणामी विभव ब्रैकेट में V बराबर V1 प्लस V2। इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, सीधा जोड़ दो। तो मेरा V बराबर V1 प्लस V2 जहां है, वहां V1 का वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई के क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये माइनस में था ना, माइनस में था तो ये माइनस में होगा, और दूसरा प्लस के क्यू बाई रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेटा ये माइनस में है, ये प्लस में है, ओहो, तो दोनों मिलके बताइए कितना, 0। ये मेरा फेवरेट है टॉपिक। जानते हैं कि निरक्षीय बिंदु पर निकालना मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि इसका आंसर आएगा 0। नहीं समझ आई, माइनस के क्यू बाई रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस के क्यू बाई रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, 0। कहानी खत्म, सिंपल इजी। बस बताइए कोई दिक्कत है तो। इस आवेश का के क्यू बाई आर, इस आवेश का के क्यू बाई आर, आर का मान रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों विभव निकाल के जोड़ देंगे, आंसर इजी। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। निरक्षीय बिंदु पर बताइए विद्युत विभव कितना होता है, आंसर होगा 0। विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र होता था केपी बाई डी क्यूब, लेकिन विद्युत विभव होता है 0, और इसलिए बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। सबसे ज्यादा इजी है, वेरी गुड। तो बहुत सिंपल है, एकदम मजेदार है, इसमें कोई दिशा होती नहीं है, इसलिए हमने सिंपल इसको जोड़ दिया, आंसर आ गई। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़े। अगला भी इजी है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कल जो मैंने आपको किसी भी बिंदु पर पढ़ाया था वो याद है, फिर से आज वही कहानी है। द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव, फिर से वही भाषा लिख लेंगे ऐसे, और सबसे पहले बनाएंगे एक द्विध्रुव। यहां लिखेंगे माइनस क्यू, यहां लिखेंगे प्लस क्यू, मध्य बिंदु से इधर की दूरी L, इधर की दूरी L, और यहां से हम एक दूरी लेंगे D, और इसी बिंदु पर हमको निकालना है, यही कहलाएगा किसी बिंदु पर जिसका इधर से कोण बनेगा थीटा, और यह है आपका बिंदु P। याद करो, क्या कल भी आपने यही किया था? कुछ याद आया? कल यही टॉपिक पढ़े थे, बस कल निकाले थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आज निकालने वाले हैं विद्युत विभव। बोलो बच्चों यस और नो। तो कल जो आपने निकाला था, इसी में निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज इसी कंसेप्ट में हम निकालेंगे विद्युत विभव। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, तो मेरे पास यहां पर माइनस क्यू क्यू आवेश है, वही सब भाषा लिख दिया गया। इसी को किसी भी बिंदु बोलते हैं। किसी भी बिंदु का मतलब हो गया बेटा, सीधा रहता तो अक्षीय, लंबवत होता तो निरक्षीय, अक्षीय निरक्षीय के बीच में। लॉजिक समझ रहे हैं?
अगर समांतर होता तो अक्षीय, लंबवत होता तो निरक्षीय। इसके बीच में किसी थीटा कोण पर जब होता है कोई दूरी तो उसे ही बोलते हैं किसी भी बिंदु पर या किसी भी बिंदु की स्थिति में। तो क्या करेंगे अब? तो याद करो कल मैंने आपको क्या सिखाया था। कल मैंने सिखाया था इसको हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ। बताया था कि इसको हम दो घटक के हिसाब से सोचते हैं, एक अक्षीय में और एक निरक्षीय में। कुछ याद आ रहा है? इसको दो घटक में तोड़ते हैं, एक अक्षीय में और एक निरक्षीय में। यस और नो? तो इस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको दो घटकों में तोड़ देंगे, और दो घटक में तोड़ेंगे तो आपको पता है एक बनेगा इसके दिशा में, इसके दिशा में कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा Q और ये माइनस Q, और एक बनेगा ऐसे, ये हो जाएगा माइनस Q और ये हो जाएगा Q। तो हम यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण को इसको एक तोड़ देंगे अक्षीय में जो D के समांतर होगा, और एक तोड़ देंगे निरक्षीय में जो D पर लंबवत होगा। दो घटकों में तोड़ के और अक्षीय निरक्षीय का निकाल के आपस में जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर को दो घटकों में तोड़ा जाता है। कल भी यही लिखे थे, वही लिखना एकदम एग्जैक्टली। जिसका एक घटक, यस और नो, जिसका एक घटक, इसको मान लेते हैं O, तो एक घटक OP के अनुदिश क्या होता है? P cos थीटा होता है। तथा दूसरा घटक क्या होता है? दूसरा घटक OP पर लंबवत कितना? P sin थीटा। कल वाला ही ये पूरा का पूरा होता है। यस और नो जल्दी बताओ, बताइए स्वाति, कल क्या यही बात लिखे थे? एक घटक P का OP के अनुदिश P cos थीटा, दूसरा घटक P sin थीटा होता है। यस और नो जल्दी बोल दो। क्या मैंने बिल्कुल डिट्टो सेम लिखा है? एक एक बात सेम है? यस और नो? अब क्या करेंगे? अब बताइए, अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे OP के अनुदिश, OP के अनुदिश क्या, जो OP है उसके दिशा में देखेंगे कितना विद्युत विभव होगा। तो लिख देंगे OP के अनुदिश विद्युत, OP के अनुदिश विद्युत विभव बेटा कितना? V1 बराबर, बोलिए अनुदिश क्या होगा? बताइए, OP के अनुदिश क्या है? अक्षीय स्थिति। तो OP के अनुदिश अगर देखोगे ये तो क्या है? ये अक्षीय है इस माइनस Q और Q के लिए। तो अक्षीय के लिए क्या होता है फॉर्मूला? KP/d²। विभव का फॉर्मूला क्या होता है? KP। तो P के जगह पे क्या लिखेंगे? OP के अनुदिश P cos थीटा बटे d²। उसी प्रकार से OP के लंबवत विद्युत विभव ये क्या होगा? इसको V2 मानेंगे। और लंबवत में, लंबवत अभी पढ़े थे आप निरक्षीय बिंदु, तो OP के लंबवत क्या होगा? OP के लंबवत जब आप इसके कारण निकालेंगे तो क्या आएगा? 0। इसका विद्युत विभव आएगा बेटा 0। तो बताइए दोनों को मिला के कुल विद्युत विभव क्या होगा? तो यहां पे हो जाएगा
परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव या कुल विद्युत विभव जो भी कह दो, V बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2, कितना है V1, KP cos थीटा बाई डी स्क्वायर प्लस 0, पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा KP cos थीटा बाई डी स्क्वायर। खत्म, फिनिश। दोनों को जोड़ देंगे। याद करो कल भी जोड़े थे, लेकिन कल जोड़े थे सदिश को लगा के, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, 90 डिग्री के कोण पर दोनों था, लंबवत था, इसलिए हमने वहां पर पाइथागोरस लगाया था। यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये अदिश है, अदिश को सीधे जोड़ देते हैं, यानी इसका जो भी का फॉर्मूला निकल के आएगा वो फाइनल फॉर्मूला होगा KP cos थीटा बाई डी स्क्वायर। मेरे बच्चे, इतना वोल्ट ब्रैकेट में भी। खत्म कहानी। मुझे बताइए, क्या इसका विभव का अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी बिंदु पर निकालना बेहद आसान था? हाँ या ना बोल दो। अच्छा, याद करो पिछले क्लास में मैंने एक ट्रिक बताया था आपको कि इस फॉर्मूला से आप अक्षीय निरक्षीय भी निकाल सकते हो। याद है ट्रिक? जब अक्षीय कहे तो थीटा का मान 0 रख देना, जब निरक्षीय कहे तो थीटा का मान 90 रख देना। इसमें आप किसी भी थीटा का मान को रख के विभव निकाल सकते हैं, ये इसकी खास बात थी। कल मैंने आपको करके बताया था विद्युत क्षेत्र का, जब अक्षीय बोले तो थीटा को 0 रखना, निरक्षीय बोले तो लंबवत मतलब 90 रखना, और किसी भी कोण पे दिया जाए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। यस और नो? बोलो हाँ या ना। क्या बताया था मैंने? यहां चाहे तो वो काम कर सकते हैं, जैसे कोई आपको इसी में बोल दे कि बताओ बच्चा अक्षीय के लिए क्या करोगे, तो अक्षीय के लिए बेटा थीटा का मान 0 रखना। जैसे यहां 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1, तो देखो भी क्या बन रहा है, KP बाई डी स्क्वायर। कोई बोले कि बेटा निरक्षीय पर निकाल के बताओ, तो बिना शर्माए थीटा का मान 90 रखना, cos 90 का मान 0, भी बराबर 0। देखो ये मैं छोटा सा यहां करके दिखा दिया हूं। अगर कोई बोलता कि इसी फॉर्मूला में अक्षीय का निकाल के बताओ, तो अक्षीय का मतलब क्या होता है, थीटा का मान 0, समांतर 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, KP बाई डी स्क्वायर, क्या वही फॉर्मूला था? कोई निरक्षीय बोलेगा थीटा का मान 90, cos 90 रखेंगे 0 हो जाएगा। खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो अब क्या, खत्म हो गया बस? ठीक है, तो यही आपको पढ़ना था, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। चलिए, वास्तव में ये सारा कहानी खत्म हो गया। छोटा छोटा 1-2 चीज और है जिसको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा देता हूं बस। अगला है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल। ध्यान देना, अब छोटे छोटे 1-2 टॉपिक हैं तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि ऐसा एक विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये एक विद्युत क्षेत्र है, कितना है? विद्युत क्षेत्र का संकेत क्या होता है, E। ऐसे बनाते हैं ना विद्युत क्षेत्र, उसमें एक द्विध्रुव रखा हुआ है। लीजिए मैंने एक द्विध्रुव रख दिया, -q +q, ये उसका मान लीजिए मध्य बिंदु, इधर की दूरी L, इधर की दूरी L। बोल रहा है कि बताइए इस पर कितना बल लगेगा। तो बल लगाने का मैंने आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताया था। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश पर बल कैसे देखते हैं? बल का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? बहुत पहले मैंने बताया हुआ था, F बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Q इंटू E। यस और नो? अगर कहीं पर आपको विद्युत क्षेत्र दिया जाए और आपसे बल पूछे तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? एक फॉर्मूला था KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, वो तब लगाते हैं जब 2 आवेश दिया जाए, और जब आपको कहीं पर विद्युत क्षेत्र दिया जाए तब बल का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, F बराबर QE। बहुत शानदार बना के दिया है, ओहो मस्त। तो F बराबर QE लगा दो, सिंपल। तो जब आप लगाएंगे F बराबर Q इंटू E, तो फिर क्या होगा, इस पर लगा दीजिए। अच्छा, आपको याद है कि भूल गए? सब भूल गए होंगे वैसे तो, बहुत कम उम्मीद रहता है मुझे, लेकिन मैं पूछ लेता हूं। बताओ मुझे, धनात्मक आवेश पर बल किधर लगती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणात्मक पर किधर लगती है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। याद है या गायब? बताओ बताओ। ये है आपका धनात्मक आवेश +q,
तो इस पर बल किधर लगेगा, इस पर बल लगेगा बाबू आगे की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा में। कितना, F बराबर Q इंटू ई। वहीं पर अगर माइनस आवेश पर पूछा, ये ऋणात्मक आवेश पर, तो विद्युत क्षेत्र आगे है तो ऋणात्मक आवेश पर बल किधर, पीछे। कितना, सेम फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, F बराबर Q इंटू ई। तो बोलिए इन दोनों को मिला के जो परिणामी बल है, परिणामी बल कितना होगा बताइए, परिणामी बल F कितना होगा। तो जब आप F निकालेंगे तो हम दोनों को क्या करने वाले हैं, वेक्टर के फॉर्म में इसको जोड़ देंगे। यस और नो। तो वेक्टर के फॉर्म में जोड़ने का मतलब है इसका मान और दिशा दोनों लेके जोड़ेंगे। तो एक पर बल आगे है तो आप लिखेंगे QE, लेकिन इस पर बल पीछे है तो इस पर आप लिखेंगे माइनस QE, और दोनों मिला के अगर देखेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 0। आप खुद सोच के देखिए, जितना बल आगे लग रहा है उतना ही बल पीछे लग रहा है, तो कुल बल कितना होगा, दोनों विपरीत दिशा में है। तो जब आप F निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो सदिश के रूप में जब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, विपरीत दिशा वाले को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो विपरीत दिशा में अगर आपको इसका परिणाम निकालना है तो क्या होगा, विपरीत दिशा में जब भी आपको परिमाण निकालना होगा तो आप घटा देते हैं दो बल को। समान दिशा में बल लगता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर मैं बोलूं कि आगे की तरफ बल है 10 और दूसरा बल भी आगे की तरफ है 20, समांतर दिशा में है, तो सदिश में दोनों को जोड़ देंगे आप। लेकिन वहीं पर एक बल है आगे, एक बल है पीछे, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए धनात्मक आवेश पर बल लगता है आगे की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा में, कई बार पढ़ा चुका हूं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में धनात्मक पर बल लगती है, ऋणात्मक में किधर लगती है, इसके बिल्कुल विपरीत में। या इसका मतलब हुआ कि दोनों का दिशा विपरीत है, दोनों का दिशा विपरीत है तो कुल कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ऐसा तब होगा जब दोनों का ई सेम हो। सोचो ई अलग अलग होता, वैसे मैंने लिखा है एक समान विद्युत क्षेत्र में, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं होता, असमान विद्युत क्षेत्र होता, तब ये 0 नहीं होता। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में दो द्विध्रुव को रखा जाए तो कितना बल आरोपित होगा, 0। क्यों, क्योंकि एक समान का मतलब है दोनों जगह पे ई है, यहां भी QE यहां भी QE। लेकिन सोचिए असमान है, असमान में क्या होता है, यहां का ई अलग वहां का ई अलग, तो दोनों बराबर नहीं होता, तो क्या घटाने पर 0 आता, नहीं आता। तो ये भी याद रखिएगा, असमान विद्युत क्षेत्र में, ये याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, असमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल शून्य नहीं होता है। ये शून्य तभी होगा बाबू जब एक समान लिखा जाए, ये ध्यान रखिएगा। एक समान ही क्यों, एक समान का मतलब हर जगह पे ई का मान सेम। यहां पर देख लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, F बराबर QE, यहां भी F बराबर QE, दोनों का मान बराबर है, तभी घटाने पर 0 हुआ है। असमान का मतलब हो गया यहां पर कुछ और होगा, QE1, यहां पर कुछ और होगा, QE2, दोनों बराबर नहीं होगा तो घटाने पे 0 थोड़ी होगा। मैं बल लगा रहा हूं 10, आप ही लगा रहे हैं बल 10, दोनों विपरीत है, घटाने पे तभी तो 0 होगा। मैं बल लगाऊं 15 और आप लगाएंगे 10, तब 0 थोड़ी होगा। ठीक है, तो जब लिखा रहे असमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल कितना होता है, तो बोलेगा 0 नहीं होता है। लेकिन अगर बोलेगा एक समान में क्या होता है, तब लिखेगा 0 होता है। ठीक है, तो यही छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आता है, कुछ विशेष बात नहीं है, इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। एक समान लिखा रहे तो 0 लगाना है, असमान लिखा रहे तो 0 नहीं होगा, ऐसा लगाना है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है, देख लीजिए। अगला देखिए क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। बलाघूर्ण का मतलब क्या, जैसे बल लगाते हैं ना आप किसी चीज को चलाने के लिए, तो देखिए वैसे यहां पे नाम से क्लियर है, बलाघूर्ण 11th में पढ़ना था अगर आप लोगों ने पढ़ा हो। किसी चीज पे बल लगाते हैं और वो घूम जाता है, इसका मतलब बल का वो प्रभाव ऐसा है जो उस चीज को घुमा देता है, वो बलाघूर्ण है, नाम से क्लियर है। आघूर्ण का मतलब क्या, जो घूर्णन गति करा दे, जो घुमा दे, यस और नो।
तो अगर बला घूर्णन की बात करेंगे तो बल लगाने से अगर कोई चीज घूम जाती है तो उसे बला घूर्णन कहते हैं। जैसे दरवाजा पे आप बल लगाते हैं, है ना, किसी दरवाजे पे बल लगा के आप खोलते हैं तो दरवाजा क्या होता है? अब बताओ, क्या वो जहां पे कब्जा लगा होता है उसके सापेक्ष घूम जाता है? जैसे आपने पंखा देखा होगा, पंखा आपका घूम रहा है, तो पंखा आपका घूम रहा है तो वहां पर क्या कार्य कर रहा है, बल या बला घूर्णन? बला घूर्णन। जब किसी वस्तु पे आप बल लगाते हैं और वो चलता है तो उसको बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर आप बल लगाएं और वो घूमने लगता है, यानी बल का वो घुमाव वाला प्रभाव है, इसलिए उसको हम लोग बला घूर्णन कहते हैं। 11th में ये पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, नहीं जानते तो अभी इतना जान लीजिए, जब बल लगाने से कोई चीज घूमने लगे तो वो बल का कौन सा प्रभाव है? घूर्णन प्रभाव है, जिसे हम लोग बला घूर्णन कहते हैं। तो बला घूर्णन का होता क्या है फॉर्मूला? बल लगाने से किसी चीज का घूमना, जैसे पंखा घूम रहा है, बला घूर्णन कार्य कर रही है। दरवाजा खोलते वक्त आप दरवाजा को खोलते हैं तो घूम जाती है वो कब्जे के सापेक्ष, कभी देखना गौर से, इसका मतलब आपका बल वहां पे बला घूर्णन के जैसा काम कर रहा है। नट बोल्ट को खोलते वक्त, जब आप बोल्ट को खोलते हैं, नट बोल्ट को खोलते हैं ना, तो नट बोल्ट को खोलते वक्त जब आप यूज करते हैं इंच का, तो उसमें आप घुमाते हैं, याद करो, वहां पर भी क्या काम कर रहा है? बला घूर्णन। यस और नो? कहीं पर भी बल लगाने से कोई चीज अगर घूमती है तो वहां पर बला घूर्णन काम करता है। तो बला घूर्णन का मतलब होता है बल का वह प्रभाव जिससे कोई वस्तु घूम जाती है ना। तो उसी तरीके से आपको बोला गया कि आपके पास एक द्विध्रुव है, देख लीजिए, ये विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एक द्विध्रुव है। पहले विद्युत क्षेत्र बना लीजिए, कितना है विद्युत क्षेत्र? ई वेक्टर। इसमें बना दीजिए एक द्विध्रुव, ऐसे बना दीजिए। ये कितना है? माइनस क्यू। ये कितना है? प्लस क्यू। मध्य बिंदु से इधर की दूरी कितनी है? एल। इधर का दूरी भी कितना है? एल। कितने कोण पे है? थीटा कोण पे है। अब इसमें अपने को निकालना है कि बल आघूर्ण क्या होगा। तो बल आघूर्ण निकालने का मतलब क्या है? पहले बल निकाल लीजिए। तो अभी अभी आपने देखा बल, कितना बल लग रहा था? अभी आपने पढ़ा F बराबर Q इंटू ई। बलाघूर्ण के लिए भी सबसे पहले बल ही निकालना पड़ेगा। तो बल अभी आपने पढ़ा था F बराबर QE, और ये माइनस वाले पे देखेंगे तो इधर की तरफ, इस पर भी कितना बल लग रहा है? QE। अभी मैंने आपको बताया था जो धनात्मक आवेश है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगी, जो ऋणात्मक आवेश है उस पर विपरीत दिशा में बल लगेगी, हाँ या ना। तो इस पर कुल बल पूछेगा तो कितना होगा? 0। बिल्कुल सही बोल रहे हो स्वाति। इस पर अगर कोई पूछेगा कि बताइए कुल बल कितना है, तो 0। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा बल आघूर्ण क्या होगा, तो बल आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है जो आपको 11th में पढ़ना होता है। पहले तो बल आघूर्ण का संकेत देख लीजिए, ये होता है टाउ, और ये होता है फॉर्मूला बल, है ना, यानी F गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी लंबवत दूरी। बल गुने लंबवत दूरी, D फॉर दूरी, और ये संकेत है लंबवत का। बल गुने लंबवत दूरी होता है बल आघूर्ण का सूत्र। जो इसका बेसिक फॉर्मूला वो होता है वो बल गुने लंबवत दूरी। तो बल गुने लंबवत दूरी। अब आपको क्या करना है? बल का मान रखना है, लंबवत दूरी का मान रखना है, निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किस पर? Q आवेश पर बल आघूर्ण। तो लिख लेते हैं Q आवेश पर बल आघूर्ण। सबसे पहले Q आवेश पर आरोपित बल आघूर्ण निकाल लेते हैं। तो Q आवेश पर आरोपित बल आघूर्ण कैसे निकालेंगे? इसको मान लो τ1, फॉर्मूला हो जाएगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F हो जाएगा Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे? तो आप मुझे बताओ, ये द्विध्रुव बल आघूर्ण का मतलब क्या? घूमना। तो ये ऐसे घूमता है बाबू, ऐसे देखो, खुद सोचो, ऐसे। ये वाला बल इधर लग रहा है, ये वाला इधर लग रहा है, तो केंद्र के सापेक्ष ऐसे घूमेगा। ये घूमता है, चलता नहीं है, क्योंकि बल का काम होता है किसी वस्तु को चलाना और बल आघूर्ण का काम होता है किसी वस्तु को घुमाना। तो अब जरा देखो ये कैसे घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा। ये वाला बल इसको ऐसे घुमाएगा, हमेशा केंद्र के सापेक्ष घूमता है, और केंद्र उसका यहाँ है, बिल्कुल उसके मध्य बिंदु पर। तो मध्य बिंदु के चारों तरफ ऐसे तो घूमेगा, तो ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, तभी तो केंद्र के चारों तरफ हो पाएगा। यस और नो? ये वाला बल अगर ऐसे घुमाएगा तो यहां कहीं केंद्र बन जाएगी, सोचो। इसका मतलब ये वाला बल केंद्र के सापेक्ष ऐसे ही तो घुमाएगा। तो जब इसको ऐसे घुमाएगा तो बल आघूर्ण उसको क्या करता है? घुमाता है उसके केंद्र के सापेक्ष। तो हमें निकालना है क्या? बल QE और इसका लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे? तो लंबवत दूरी निकालने के लिए आप क्या कीजिए, यहां से एक लाइन खींचिए, है ना, और यहां से इस पर डाल दीजिए एक लंब। यही है बेटा लंबवत दूरी, देख लो।
ये कैसे निकलेगा? ये निकालना है तो आप ये निकाल लो, जो इजी लग रहा है निकाल लो। ये लंबवत दूरी है या ये भी लंबवत दूरी है, जो आसान लगता है निकाल लीजिए। तो इस त्रिभुज को देखो, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, तो मुझे बताओ ये आपको दिख रहा है ओ बी सी या सी ओ बी? इस त्रिभुज को देखो, कौन सा? सी ओ बी, सी ओ बी त्रिभुज को देख लीजिए। तो आप जब देखेंगे त्रिभुज सी ओ बी में मुझे निकालना है डी का मान, तो क्या लगाएंगे? साइन थीटा, थीटा के सामने वाला लंब मतलब डी, और इसका जो हाइपोटेनस है वो कितना हो जाएगा? एल। तो डी लंबवत क्या निकल जाएगा? एल साइन थीटा। इसको रख लीजिए यहां पे, ये हो जाएगा एल साइन थीटा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप डायरेक्ट घटक तोड़ के कर सकते थे। देखो यहां से यहां का दूरी है एल, तो इसका इधर का घटक हो जाएगा एल कॉस थीटा और इधर का घटक हो जाएगा एल साइन थीटा। अगर आप चाहते हैं कि इतना त्रिभुज निकाल के ना करे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं उसका घटक तोड़ के। अगर ये एल है तो इधर एल कॉस थीटा, इधर एल साइन थीटा, तो ये दूरी चाहिए। ये आप त्रिभुज देख लो, इस त्रिभुज को देखो, ये है एल, ये है डी, यही डी आपको निकालना है। ये डी लंबवत, ये एल, तो यहां पे यूज कीजिए साइन थीटा का। साइन थीटा हो जाएगा डी लंबवत और ये एल, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लगाएंगे तो डी लंबवत और एल निकालेंगे तो आपका डी लंबवत का मान कितना निकल गया? एल साइन थीटा। ये निकल गया क्यू आवेश का। उसी प्रकार से माइनस क्यू का निकालेंगे तो सेम होगा, तो क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आवेश पर बलाघूर्ण, है ना? ये कैसे होगा? इसको लिखेंगे टाउ टू, ये हो जाएगा एफ इंटू डी लंबवत, एफ हो जाएगा क्यू ई, और इसका भी वही होगा। देखिए यहां से भी जब आप एक लंबवत दूरी निकालना चाहेंगे तो ये वाला दूरी चाहिए, यही डी लंबवत होगा, और ये सेम होगा, और ये थीटा है बेटा तो ये भी थीटा होगा, तो यहां पर भी तो सेम ही निकलेगा। यस और नो? तो सेम ही निकलेगा, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको इधर से इसको मैं डी मान लूं तो आप देखोगे त्रिभुज किसको देखना है? ए ओ डी में, तो यहां पर भी आपको डी लंबवत क्या निकलेगा? एल साइन थीटा, तो यहां भी सेम है एल साइन थीटा। ये घुमा रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, ये भी घुमा रहा है ऐसे, ये भी क्लॉकवाइज, दोनों समान दिशा में है तो जोड़ देंगे। जब आप निकालेंगे इसका कुल वलाघूर्ण या परिणामी वलाघूर्ण, तो आपका जो वलाघूर्ण का मान है क्या निकलेगा? परिणामी बल आघूर्ण जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टाउ बराबर टाउ 1 प्लस टाउ 2, दोनों लिख के दोनों को जोड़ दीजिए। मतलब दोनों को आपको निकालना है, फिर दोनों को लाके जोड़ देना है, कहानी खत्म। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा टाउ बराबर टाउ 1 कितना है? क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2QLE साइन थीटा। और आपको पता है 2QL को क्या कहते हैं? 2QL को कहते हैं P, E के जगह पे E, और यहां पे हो गया साइन थीटा। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला द्विध्रुव के लिए होता है PE साइन थीटा, या इसी को आप लिख सकते हैं, अगर आपको पता हो, अगर वेक्टर याद हो आपको, 11th में आपने वेक्टर पढ़ा था, तो आपने अगर वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा PE साइन थीटा को हम लोग कहते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी ये दोनों फॉर्मूला आपको काम आएगा। बलाघूर्ण आपसे पूछे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा, या फिर P वेक्टर, आपको पता है साइन के बदला क्रॉस आता है, तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। साइन थीटा में आपको पता ना, साइन थीटा के बदला क्रॉस आता है, जैसे डॉट होता है तो उसमें क्या आता है? कॉस थीटा। P डॉट E रहता तो क्या होता? PE कॉस थीटा। उसी प्रकार से P क्रॉस E में क्रॉस का मतलब क्या है? साइन थीटा। तो यहां से जब आप बलाघूर्ण निकालते हैं P साइन थीटा को आप लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर के फॉर्म में। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये आता है बहुत ज्यादा, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए बलाघूर्ण का क्या होगा मान, तो आप निकाल सकते हैं P साइन थीटा, या आप इसको वेक्टर के फॉर्म में बोलेगा तो आप लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और नॉर्मली उसका मान निकालना होगा तो आपको लगाना है PE साइन थीटा। अब अलग अलग आपको थीटा का मान दिया जाएगा,
जैसे समांतर बोलेगा 0 डिग्री, लंबवत बोल देगा 90 डिग्री, प्रति समांतर बोल रहा है 180 डिग्री, वैसे ही बहुत सारा दे सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री हर टाइप का दिया जाएगा। मान रखते जाइए, निकालते जाइए। तो आप इसको याद रखिएगा, सिंपल जो है टॉर्क का फॉर्मूला, इसको ऐसे याद रखिएगा। टॉर्क का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है पी साइन थीटा, और इसको वेक्टर के फॉर्म में याद रखना है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। दोनों याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आपको। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज्यादा, प्रूफ करने के लिए तो बहुत कम पूछता है ये, लेकिन ऑब्जेक्टिव में काफी यूज होता है। तो आप इसको दोनों तरीके से याद रखिएगा। टी वेक्टर इसको लिख सकते हैं आप पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये दोनों याद रखिएगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाए बल आघूर्ण, तो आपको याद रखना है दो फॉर्मूला, एक पी साइन थीटा और या फिर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो साइन थीटा के बदला कौन आ जाएगा आपका, क्रॉस, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो जब भी आप निकालेंगे तो याद रखना है बल आघूर्ण के लिए आपको लेना है बल और लंबवत दूरी। बल क्या हो गया QE और लंबवत दूरी क्या है, यहां त्रिभुज बना के देख लीजिए, ये दूरी निकाल लीजिए। इतना तो मुझे लगता है कि आपको आता होगा त्रिभुज देख के दूरी निकालने के लिए। यहां पर जैसे ही निकालेंगे साइन थीटा तो लंबवत दूरी, और ये हो गया उसका कर्ण L, तो यहां से D लंबवत का मान L साइन थीटा आया, उसको रख देंगे। दूसरे वाले पर निकालना होगा, फिर से वही कहानी करनी है, QE L साइन थीटा। दोनों इसको घुमा रहा है, बल आघूर्ण का काम क्या बताए थे आपको, घुमाना। तो दोनों तरीके से ये घूम रहा है, तो घुमाने के लिए ये भी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है और ये भी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। देखिए ये भी घुमा रहा है क्लॉकवाइज, ये भी घुमा रहा है क्लॉकवाइज, दोनों घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो दोनों जुड़ जाएगा। दोनों के इफेक्ट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2QLE साइन थीटा। 2QL को हम लोग क्या कहते हैं, P। देखिए लिखा हुआ है 2QL के जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, P। तो यहां पे बन गया P साइन थीटा, या इसी को आप लिखते हैं P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो यही सिंपल सा होता है, बस आपको अलग अलग कंडीशन दिया जाएगा कि बताइए जब थीटा का मान 0 है तब क्या होगा, थीटा का मान 90 है तब क्या होगा, थीटा का मान 180 है तब क्या होगा। जो आपको मान दिया जाएगा यहाँ पे रखते जाएंगे, वैल्यू निकलता जाएगा। चूंकि बल आघूर्ण बल और लंबवत दूरी है, तो इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या लिखते हैं, न्यूटन, और लंबवत दूरी का क्या लिखते हैं, मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, है ना। तो इसका फॉर्मूला तो जरूर याद कर लेना आप ऑब्जेक्टिव के लिए, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्का है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और प्रूफ नहीं पूछता है, आप लोग को प्रूफ से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला बस याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा बस, है ना। और इसके बाद क्वेश्चन करने आना चाहिए। तो यहाँ पर PE का मान दिया जाएगा, थीटा अलग अलग मान दिया जाएगा, 90 डिग्री 0 डिग्री 180 डिग्री रख रख के सॉल्व करते जाइए। साइन 0 दिया जाएगा, 0 होता है, 90 दिया जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। प्रति समांतर कह दे 180 लिखेंगे तो साइन 180 भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग मान रख के निकालते चले जाएंगे, है ना। तो बस इतना ही रहने देते हैं। तो बल आघूर्ण, बल जब भी पूछेगा 0 लेंगे, अगर बोल देगा असमान तो 0 नहीं होगा, फिर अशून्य होगा, वो शून्य नहीं होगा। बल आघूर्ण पूछेगा PE साइन थीटा या P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखेंगे। P क्या होता है, Q इंटू 2L। तो यही छोटी छोटी चीज है। बल आघूर्ण क्या होता है, बल का वह प्रभाव जो किसी वस्तु को घुमाती है, बल आघूर्ण होता है। और नॉर्मल बल होता है वो वस्तु को चलाता है, बल आघूर्ण जो है वस्तु को घुमाता है। दोनों समान दिशा में घुमा रहा है तो जोड़ दीजिए। तो यही सब छोटा छोटा कंसेप्ट है, दिमाग में रखिएगा। बाकी तो आपका चैप्टर खत्म ही हो गया है, तो बाकी जितने भी हैं उसको फटाफट रिवीजन कीजिएगा। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह मैं करवाऊंगा, इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड लेसन, है ना। थ्योरी आपका ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला विद्युत धारा, तो फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले विद्युत फ्लक्स भी पढ़ाऊंगा आपको, विद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम, तो ये दोनों पढ़ेंगे, फिर विद्युत धारा पढ़ेंगे। तो ये वाला चैप्टर काफी बड़ा था, इसको रिवीजन कीजिएगा। अगला चैप्टर बहुत छोटा है, एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा, 7-8 दिन में। तो वो चैप्टर क्विकली हम लोग निपटा देंगे। फिर इसके बाद जो चैप्टर होगा विद्युत धारा, फिर वो बड़ा है, उसमें भी काफी टाइम लगेगा। तो इस तरीके से फटाफट कंप्लीट करना है, आप सभी रिवीजन करो, और जो आपका पुराना किया हुआ है उसको फटाफट थ्योरी रिवीजन कीजिए, फॉर्मूला नोट्स बना के फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, बस यही सब करना है। ओके, तो देख लीजिए एक बार फटाफट से नोट्स को, और बस जहां पे दिक्कत हो वापस से वीडियो देख लीजिए और जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए फिर बाय, थैंक यू।